हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी कड़ी नजर रखी जाए ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेनवाल का यहां पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और नई संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक यहां पर सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। इन उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की सराहना की और मिशन को और आगे ले जाने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा भी की गई। हमने की 48 प्रोजेक्ट की समीक्षा और इस समीक्षा के बाद यहां पर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। बता दें कि अधिकारियों को यहां पर जरूरी निर्देश यहां पर जरूरी दिए गए हैं। अब सबको यहां पर शुद्ध पेयजल मिलेगा, इसे लेकर यहां पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 48 प्रोजेक्ट्स की खुद मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और साथ ही यहां पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है कि सभी को पेयजल शुद्ध मिले और जल्द से जल्द मिले। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए तैयार है। बात करें नारनौल पुलिस की, तो नारनौल पुलिस ने जिले में होने वाले नगरपालिका और नगर परिषद के चुनावों को लेकर यहां पर सख्त नजर आ रही है। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और संवेदनशील बूथों के लिए अलग से टीमें भी बना दी गई हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है और आम जनता शांति से अपना मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए पुलिस पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, हमने अपनी सारी पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर दिया है और जो भी समय समय पे ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं विद रिगार्ड टू डिपॉजिट ऑफ आर्म्स या इलीगल आर्म्स या लिकर की तस्करी, जो भी पुलिस का नैतिक कार्रवाई है हम वो करेंगे। रही बात सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, वीकर सेक्शंस की बूथ की जगह, कुछ हमारे पास पुराने रिकॉर्ड से भी और कुछ हमें लिस्ट नहीं भी मिल जाएगी। हम इंश्योर करेंगे वहाँ पे प्रॉपर हम फ्लैग मार्च करें, प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, ताकि हर व्यक्ति को जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो पहचान होती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, मतलब वोट डालना। किसके नाम है भाई? झज्जर के गांव सिलानी में स्थित जीवन भट्टा कंपनी में काम करने वाले एक श्रमिक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। श्रमिक का परिवार उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और आरोपी की तलाश में जुट गई। भट्टा है, जीवन भट्टा कंपनी। तो हमारे को इतला मिली थी कि वहाँ पे कोई व्यक्ति ने अपनी वाइफ को से अपना कस्सी से मौत के घाट उतार दिया। तो डेड बॉडी पहले ही उन्होंने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दी थी। तो हम उनके घर वालों के बयान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से यहां पर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पारिवारिक कलह ने पत्नी की जान ले ली। पति ने पत्नी की हत्या कर दी कुल्हाड़ी से।
झज्जर से ये पूरी खबर। फरीदाबाद के निमका जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक महिला मार्च के महीने से धारा 307 के मुकदमे में निमका जेल में बंद थी। महिला कैदी के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर पति पर गोली चलवाकर जानलेवा हमला कराने का आरोप था। घटना की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मृतक महिला के परिजनों ने यहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि झूठे आरोपों में फंसाया गया था, जिसके चलते तंग आकर उसने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से यहां पर बचती नजर आई। क्या हुआ? कंचन ने फांसी लगाई है, नीम का जेल में बंद थी, क्या रही, क्या वजह थी और किस तरीके से आत्महत्या की? मेरी सुबह कल मेरी दीदी से बात हुई थी। मेरे को समझा रही थी, कह रही थी कि भाई तू ड्यूटी जाइयो, अपने टेम्पो से चला जाइयो, मोटरसाइकिल से मत जाइयो, क्योंकि इन्होंने कोई परसों अगर इनकी कोई जीजा दीदी की कोई बात हुई होगी तो इसलिए मेरी दीदी ने ऐसी बात कही थी मेरे से। न्यू कह रही थी किसी अनजान व्यक्ति को घर में मत आने दियो। कहने का मतलब ये है कि तेरे जीजा कुछ भी करवा सकते, कुछ भी फंसवा सकते, तेरे साथ कुछ भी बता। वहीं झज्जर के गांव कलोई में स्थित एक भट्टे में काम करने वाले परिवार का मासूम बच्चा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक से भट्टे पर ईंट लोड करने के लिए एक ट्रक आया और ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाते हुए बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुटी हुई है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने लॉरेंस गैंगस्टर के नाम से धमकी देने वाले पूर्व छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 10वीं के एक छात्र को संचालक ने मदद करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन संचालक ने एग्जाम में कोई मदद नहीं की, जिसके चलते वो 10वीं में फेल हो गया। वहीं बाद में छात्र ने स्कूल संचालक को नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अपहरण करने और फिरौती मांगने की धमकी दे डाली। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा फोन आने पर कॉलेज संचालक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले पूर्व छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। लाल यादव जो एक गुरु द्रोणाचार्य के नाम से स्कूल चलाते हैं, उनके संचालक को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम से एक धमकी आई थी फोन पे, जिसके संबंध में उनकी शिकायत पे हमने थाना फरूखनगर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उमरी गांव में फोटोग्राफर पर गोली चलाने की गुत्थी में अपराध शाखा 2 ने इसे सुलझाते हुए संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि घटना का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी विक्की अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि मामले में 9 आरोपी, जिनमें राहुल, रोहित, गौरव,
संदीप, अभिषेक, रविंद्र विजय, यशपाल और यहां पर जुहाबाज को लाठी, डंडों और हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 1 जून को एक वारदात हुई थी उमरी गांव में। यहाँ दुर्गा फोटो स्टूडियो चलाते हैं महेंद्र जी, तो उनकी दुकान पर दिन में कुछ व्यक्ति घुसे, 3 व्यक्ति अंदर घुसे थे। उनमें से कुछ डंडों लाठियों से लैस थे और एक के हाथ में वेपन था, पिस्तौल थी, उससे उन्होंने 2 फायर किए थे। इसमें जो कंप्लेनेंट है हमारे महेंद्र जी, उनको वो बच गए थे। तो इस पे सदर थानेसर में मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का आर्म्स एक्ट में। तो इसमें 2 दिन पहले CIA 2 इंस्पेक्टर प्रतीक की नेतृत्व में इस केस में सक्सेस हासिल करते हुए 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नारनौल से। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से देखा जाए तो चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं और अब एक बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नगर परिषद चुनाव से जुड़ी है ये बड़ी खबर। उम्मीदवारों को दिए गए चुनाव चिन्ह, इस वक्त की बड़ी अहम खबर। एक उम्मीदवार ने वापस लिया अपना नामांकन। पार्षदों के लिए 160 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन, 28 उम्मीदवारों ने लिया नामांकन वापस। जी हाँ, तो नारनौल से इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। नगर परिषद, यहां पर जिस तरह से देखा जाए तो उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस कर दिया है। पार्षदों के लिए 160 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। नामांकन वापस कर यहां पर लगभग 28 लोगों ने नामांकन वापस कर दिया है। तो नारनौल से बड़ी खबर, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। तो लगभग 28 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पार्षदों के लिए 160 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर नारनौल से, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लगभग 160 लोगों ने नामांकन भरा था, जिसमें से लगभग 28 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है। और बेहद खास और बेहद बड़ी खबर है ये। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ये बड़ी खबर इस वक्त आई है, जहां पार्षदों के लिए 160 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से लगभग 28 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस भी ले लिया है। चुनाव चिन्ह भी आज बांट दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है चुनाव से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर नगर परिषद चेयरमैन की बात करें तो नगर परिषद चेयरमैन के लिए टोटल 9 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसके अंदर 3 नामांकन पार्टियों के थे। एक इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से था, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से था और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वही 6 नामांकन जो है वो निर्दलीय जो है दाखिल किए गए थे, जिनमें से 2 जो कैंडिडेट है जिन्हें हम जेजेपी के बागी कैंडिडेट कह सकते हैं, जिनमें से एक कैंडिडेट की तो टिकट भी जेजेपी ने फर्स्ट जो अपनी लिस्ट है उसके अंदर डिक्लेयर कर दी थी। नाराजगी से जो है नाराज होते हुए उन्होंने जो है ये निर्णय लिया और चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो 2 जो है इसके अंदर बीजेपी के कैंडिडेट है और एक पूर्व विधायक की जो है पुत्रवधू है जो इस चुनाव के अंदर उतरी हुई है। और वहीं अगर एक निर्दलीय कैंडिडेट की ओर हम बात करें तो वो दक्षिणी हरियाणा के जो वर्चस्व रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह है, उनके जो है कार्यकर्ता माने जाते हैं। उनका जो कैंडिडेट फॉर्म है वो बचा। हालांकि इन चुनावों को लेकर के जो हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार के, उन्होंने काफी प्रयास भी इस चीज को लेकर किए कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं वो वापस ले, जिसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो पाए। जिसमें जो एक फार्म उन्होंने वापस करवाया है वो फार्म उन्हीं का था जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक माने जाते थे। ऐसा ही कुछ वार्डों के अंदर भी जो है देखने को मिला। वार्डों की बात करें तो टोटल 31 वार्डों के अंदर यहाँ पर जो है पार्षद का चुनाव होना, 31 वार्डों में 160 फार्म जो है लगाए गए थे। लेकिन कई जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे कैंडिडेट थे या अन्य पार्टियों के जो कैंडिडेट थे उन्होंने नामांकन भरा था। तो पार्टियों ने आपसी समझौता और रजामंदी करवाते हुए उनके नामांकन वापस करवाए। तो कुल बात की जाए तो 9 में से 8 कैंडिडेट अभी मैदान के अंदर है, जो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है नगर परिषद नारनौल का। और वहीं अगर बात वार्ड पार्षदों की जाए तो वार्ड पार्षदों के अंदर
138 कैंडिडेट अभी जो 31 वार्डों के अंदर अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट अब तक पहुंचाने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ तो प्रशासन प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अगर हम तस्वीर उठाकर देखें तो सरकारी विभाग ने कई सालों से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, लेकिन बिजली विभाग सिर्फ लोगों पर ही एक्शन ले रहा है। बता दें कि जींद जिले में बिजली विभाग के 1,31,992 डिफॉल्टर हैं, जिन पर विभाग का लगभग 1278 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि सरकारी विभाग पर लगभग 13.07 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए HDFC बैंक ने गुरुवार ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर परिवर्तन मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत HDFC बैंक गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों पर यहां पर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक यहां पर करेगी। दरअसल गुरुग्राम विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों वाली सूची में शामिल होता जा रहा है। हर साल गुरुग्राम में यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर पर गुरुग्राम में सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को भी पार कर जाता है, जिसका लोगों की सेहत पर खतरनाक यहां पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। इसी को देखते हुए अब HDFC बैंक लोगों को यहां पर सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने के लिए जागरूक करेगा। इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी वाहन चालक जब रेड लाइट रुकता है तो लाइट ग्रीन होने तक अपने वाहन का इंजन बंद यानी कि ऑफ रखे, ताकि प्रदूषण होने की जो संभावना है उसको कम किया जा सके। वहीं गुरुग्राम पुलिस के DCP ट्रैफिक की माने तो अगर इस तरह से वाहनों के इंजन बंद होंगे तो न सिर्फ प्रदूषण स्तर कम होगा, बल्कि इससे साथ साथ पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम किया जा सकता है। हम HDFC बैंक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की जिसका नाम परिवर्तन रखा है। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, उनके एक्ट्स भी हैं, वो छोटे छोटे एक्ट के थ्रू MDI चौक पे 42-27 पे और ब्रिस्टल चौक पे अपना एक छोटी रंगमंच के द्वारा भी वो अपने इस मैसेज को जनता के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जून के महीने में हिसार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। हर साल की तुलना में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी का आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ फसलों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहीं एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने यहाँ पर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले की अपेक्षा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 जून को मौसम में बदलाव आने की संभावना है। यहाँ हरियाणा में छुटपुट बूंदाबांदी और मौसम बदलाव देखने को मिला था, परंतु पिछले 3-4 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसमें तापमान जो कल का है वो 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था, और रात्रि तापमान सामान्य के आसपास चल रहा है। अगले 2-3 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। और इसमें क्या होता है, जब 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाता है तो वातावरण में अस्थिरता बढ़ जाती है। जून के महीने में कल का तापमान भी 42 डिग्री था, आज का भी 43 डिग्री है। अमूमन इस महीने में इतना तापमान नहीं होता, और जो अब प्री मानसून भी थोड़ी सी हुई है, जो इसके लिए 2-3 दिन की राहत मिली, उसके बाद टेम्परेचर उसके बाद हाई होना शुरू हो गया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है तो सब्जी के अंदर बहुत नुकसान है, सब्जी की जो फसल वो नष्ट होने जा रही है। और उसके बाद जो आज के दिन अपने कपास की जो फसल है उसकी भी वृद्धि रुक गई है। जो चारे की फसलें हैं वो अब तक ग्रोथ नहीं ले रही। एक तरफ गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, दूसरी ओर झज्जर के गांव गुड़ा में लोगों को इन दिनों भयंकर पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपायुक्त से मिले और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया।
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। उनका कहना है कि उन्हें पानी दूर दराज खेतों से लाकर पीना पड़ता है या फिर दूसरे गांव में महंगे दामों पर उन्हें पानी के टैंकर मंगाने पड़ते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। परेशानियों के साथ साथ आर्थिक संकट जो है वो भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, कोई समाधान नहीं होता। आज डीसी साहब से इसीलिए मिले हैं, भाई हमारा कोई समाधान करो, नहीं तो फिर हम सीएम विंडो की तरफ रुख करेंगे या प्रधानमंत्री की तरफ। अच्छा, यहाँ कई बार आ लीजिए। इतने दिन से पानी नहीं है, 1.5 महीने से कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा बड़ी मुश्किल से। जेई साहब से मिला था 15 दिन पहले, गांव में गया था ठेकेदार जेई, बोला मोरी को ठीक करवा दूंगा। शुक्रवार को फोन लगाया, बोला मैं यहाँ नहीं हूँ। मगा जी फिर नहरा जाइए, फिर कैसे ठीक होगी? समस्या है भाई, 1.5 महीना होगा। कति पानी डंगर मांस मरन लाग रही। हाँ, कति तेसाई। फिर क्या दिक्कत आ रही है? या दिक्कत आ रही पानी को दिक्कत यह है, पानी को ना गाँव में। अच्छा, पीने का बर्तन का यू है भाई, नहान धोने का। फिर कैसे बर्तन कपड़े कैसे धोते हो? भाई बात है कितना तक खेता में दलियावा टंकी भर भर के 12 मास के डुया करे बेटा। वो 2 रुपया मोल भी ले हो? मोल भी ले। अच्छा, 500 का टंकर डाल रहे हैं। अच्छा, किसी में गुंजाइश ना हो तो कितने गलवा। बल्लभगढ़ बस डिपो से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण यहां पर गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने वाले लोगों के लिए बल्लभगढ़ बस डिपो से बस की संख्या को बढ़ा दिया गया। बल्लभगढ़ बस डिपो के रूट संचालक धर्मवीर का कहना है कि 1 जून से हरिद्वार के लिए एक ही बस चलाई जा रही थी, पर दूसरे दिन से सवारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए बसों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। देखो, मैंने एक बस 1 तारीख से ऋषिकेश चलाई थी, उसके बाद इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया है सवारियों का, जनता का। दूसरे दिन से 2 तारीख से मुझे 2 गाड़ियाँ डेली भेजनी पड़ रही हैं। अगर ज़्यादा जनता होती है, आज भी होती है, कल भी होती है, किसी भी डेट में जिस दिन ज़्यादा जनता होगी उस दिन जो है जनता के हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाएंगी और गाड़ियाँ जितनी आवश्यकता होगी उतनी भेजी जाएंगी। चाहे और जो दूसरे रूट हैं उनसे गाड़ियाँ काट के उधर भेजी जाएंगी। अच्छा, तो एक बस आप चला रहे हैं, तो एक ही बस चला रहे हैं या फिर अन्य बस? एक बस चल रही है, लेकिन एक बस की बजाय 2 बस देनी पड़ रही है डेली, क्योंकि सवारियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, सवारी ज़्यादा है, जनता ज़्यादा है। जनता को सेवा देना मेरा पहला फर्ज बनता है और अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिपो है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट की जनता को सेवा देना मेरा पहला फर्ज बनता है। गुरुग्राम के पौष इलाके में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा, जहां से अवैध पार्किंग चला रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 6 यहां पर पीओएस इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये पार्किंग लगभग 2 महीने से थाना सेक्टर 29 गुरुग्राम एरिया में गलेरिया मार्केट के सामने अवैध रूप से चलाई जा रही है, जहां पर गलेरिया मार्केट में गाड़ी से आने वाले लोगों से पीओएस इलेक्ट्रिक मशीन से कार वालों से लगभग 20 रुपए प्रति 2 घंटे और 2 घंटे से ऊपर प्रति घंटा यहां पर और भी रकम वसूली जा रही है। इसके साथ ही बाइक वालों से 10 रुपए प्रति 2 घंटे और 2 घंटे से ऊपर यहां पर प्रति घंटा 10 रुपए वसूला जा रहा है। संजय कुमार सुपरवाइजर ने बताया कि ये पीओएस मशीनें क्लास फैकल्टी मैनेजमेंट ने उपलब्ध यहां पर कराई हैं, जिसको गलेरिया कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन ने हायर किया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।